नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल IAS एनालिसिस में। आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत क्लास नंबर 5 होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। अब देखिए, अगर आप पूरे के पूरे आधुनिक भारत को, मॉडर्न हिस्ट्री को अगर अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो अगर आप इन अंग्रेज़ों को समझ गए तो यकीन मानिए कि आप मॉडर्न हिस्ट्री समझ गए। अगर आप इन अंग्रेज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर समझिए कि मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का फिर बहुत अधिक कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कोई कि आगे चल के कोई एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें कि यहाँ पे अंग्रेज यहाँ पे इंटरवॉल्व ना हो। यहाँ पे हर टॉपिक में आप देखेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेज़ों का ज़रूर ही यहाँ पे इंटरवेंशन यहाँ पे होता ही होता है। तो इसीलिए आपको अंग्रेज़ों को ध्यान से देखना पड़ेगा। और इस शुरुआती क्लास है, देखिए भारत में अंग्रेज़ों का आगमन, यहीं से अगर आप चीज़ों को समझते चलेंगे, देखते चलेंगे, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और आज की क्लास में बहुत सारे फैक्ट भी आपको इस तरीके से प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे कि आप रटने की प्रक्रिया से भी बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और पूरी पूरी PDF इस टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, अपलोड यहाँ पे की जा रही है। कोई क्यूरी हो तो व्हाट्सएप करें, पसंद आए तो वीडियो को, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट भी यहाँ पे आप लोग करते रहें। अब यहाँ पे पूरा पूरा एक डायमेंशन है। इस डायमेंशन के अंतर्गत बांट देने से चीज़ें और भी अधिक क्लियर हो जाती हैं। पूरा पूरा यहाँ पे फ्लो चार्ट, ठीक है, एक एक टॉपिक पे बना हुआ है। पहला हम लोग बात करेंगे पृष्ठभूमि के रूप में कि आखिर अंग्रेज सब क्या था, कैसे भारत में आया, उस समय अंग्रेज़ों की स्थिति क्या थी। उसके बाद से कंपनी की स्थापना कैसे हुई। जनरली यहाँ पे स्टूडेंट को पता होता है कि सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन उसके पहले भी एक कंपनी ऐसी है जिसकी स्थापना हो चुकी थी और एग्ज़ाम में उसको भी बार बार पूछा जाता है। आने का उस सबका उद्देश्य क्या था और यहाँ पे जो इंडोनेशिया भारत में कैसे आगमन हुआ, क्योंकि कंपनी की स्थापना तो 1600 में हो चुकी थी, लेकिन भारत आया सब 1608 में। तो आखिरी 8 सालों तक कहाँ भटकता रहा, कहाँ सब रहा, कहाँ से व्यापार करता रहा, तो इसको भी हम लोग जानेंगे। और तब जाके यहाँ पे भारत में आगमन होगा। और उसके तत्पश्चात व्यापारिक केंद्रों का धीरे धीरे उसका विकास होते जाएगा। और व्यापारिक केंद्रों के विकास के क्रम में पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से मुग़ल शासकों को कंपैरिजन करके आप लोगों को समझाया जाएगा। और यहाँ पे यह आप देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज शुरुआती में अगर देखा जाए तो मुग़लों के सामने नाक रगड़ते थे, रिक्वेस्ट करते थे, और मुग़ल उनको बार बार, औरंगजेब तो उनका एक से एक मतलब जो हालत करेगा, ठीक है, हर तरह से उसको, ठीक है, डैमेज करने का प्रयास करेगा। यही है जब तक मुग़ल जो शासक जब तक ये योग्य होते हैं, समझदार होते हैं, होशियार होते हैं, तब तक इन अंग्रेज़ों का कोई बहुत अधिक भारत में चलता नहीं है, ठीक है, कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही अयोग्य मुग़ल शासक यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, समस्याएं बढ़ जाएंगी। और फारुख के समय तो इतनी अधिक उस सबका पावर बढ़ना शुरू हो जाएगा कि सीधे बंगाल के क्षेत्रों में उस सबका हस्तक्षेप होने लगेगा। उसके तत्पश्चात हम लोग देखेंगे नामकरण को लेकर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जनरली स्टूडेंट को पता नहीं होता है, ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहाँ पे 1600 में हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा पेच है, ठीक है, नामकरण को लेके खास कर कि आगे चल के देखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट में ही उस सब का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी उस सब का नाम नहीं रहता है। और यहाँ पे अंग्रेज वर्सेस डचों का कई हद तक आप देखेंगे तो बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया जाएगा अंतिम रूप से, उसको भी देखेंगे। और अंग्रेज़ों की सफलता का क्या कारण था, ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जो उन सबको सफल बनाया। तो पूरा पूरा एक डायमेंशन है। चलिए एक एक पार्ट को हम लोग बारी बारी से यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए पृष्ठभूमि में सबसे पहले आप मैप में देखिए, यही वो एरिया है पूरा पूरा, ठीक है, ब्रिटेन कह लीजिए, UK का क्षेत्र कह लीजिए, यहीं पे इंग्लैंड कह लीजिए, लंदन कह लीजिए, ठीक है, पूरा पूरा यही छोटे से एरिया में समाहित है। और उस समय देखिए ब्रिटेन का लगभग पूरे विश्व में ऐसा, मतलब कहा जाता है ना कि ब्रिटेन का कभी सूर्यास्त होता ही नहीं था। उसके उपनिवेश पूरे विश्व में यहाँ पे पूरे तरीके से फैले हुए थे। तो फैलने का देखिए कारण क्या है, तो उस समय देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे ब्रिटेन को, तो पुनर्जागरण का जो दौर चला यूरोप में चला। और यकीन मानिए कि उस पुनर्जागरण से सबसे अधिक अगर किसी को फ़ायदा हुआ तो ब्रिटेन को ही। यहाँ के लोग इतने सक्षम हो गए, एक तो शुरू से ही वहाँ पे 12वीं 13वीं शताब्दी में मैग्ना कार्टा की अवधारणा आ गई। आगे चल के धीरे धीरे वहाँ पे जो
राजतंत्रात्मक व्यवस्था कमज़ोर पड़ने लगी, संसद की शक्ति वहाँ पे पावरफुल होती चली गई। तो ये सब यहाँ पे कारण था। सामंतवादी व्यवस्था अगर देखेंगे ब्रिटेन में काफ़ी हद तक पहले वहाँ पे ख़त्म हो गया। जल्द ही वहाँ पे मिडिल क्लास का पूरी तरीके से विकास हो गया। और तो और यहाँ पे देखिए धर्म सुधार आंदोलन भी हुआ। प्रोटेस्टेंट आंदोलन काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। धर्म को अंग्रेज लोगों ने बड़ी बखूबी समझ लिया कि धर्म क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने यहाँ इसको बहुत अधिक चलने नहीं दिया धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से, ठीक है। प्रोटेस्टेंट जो प्रवृत्ति को पूरी तरीके से वहाँ पे बल मिला और आगे चल के वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से काफ़ी हद तक यह बाकी यूरोपीय जो शक्तियाँ थी उससे लोग कहीं, ठीक है, अपने बहुत दूर एक टॉप लेवल पे चला जाता है। और यही तो कारण है कि यूरोप में अगर देखा जाए तो उस समय ब्रिटेन का बहुत ही बड़ा कद यहाँ पे हो चुका था। एक समय था जब फ्रांस पूरे यूरोप में राज करता था, कंट्रोल करता था, लेकिन धीरे 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 ब्रिटेन का सिचुएशन इतना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हो गया कि पूरी तरीके से वो यहाँ पे कंट्रोल करने लगा। अब यहाँ पे कैसे हुआ तो थोड़ा समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए कि देखिए उस समय ब्रिटिश लोग जब भारत में आया तो जनरली आप लोगों ने यह कहते सुना होगा कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, बम्बई प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं इस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे तो त्रिकोणात्मक एक जो रिलेशन आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये तीन यहाँ बिंदु नहीं है बल्कि पूरे के पूरे भारत को रेगुलेट करने का पूरा एक मकड़ जाल है। और यही तो था कि इन्हीं तीनों एरिया में पूरी तरीके से भारत फंस के अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया। और लगभग अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ सब आया 1608 में और गया सब यहाँ पे 1947 में। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना लंबा टाइम पीरियड है, लगभग 350 सालों तक अंग्रेज़ों का, ठीक है, भारत में रहना, लगभग 150 सालों तक बिल्कुल व्यापारी बन के रहना, और लगभग 200 सालों तक अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ भारत को, ठीक है, एक तरीके से प्रत्यक्ष गुलाम बना के अगर रख रहा है सब। तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे रहने के बाद ये सब क्या किया कि पूरे के पूरे भारत का जो आर्थिक सेक्टर था, आर्थिक में पूरा का पूरा जो भारत कृषि प्रधान देश था, उस कृषि पे ही पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कृषि पे कंट्रोल हो गया, इसका मतलब कि पूरा का पूरा भारत ही उस सबके कंट्रोल में हो गया। अभी तक जितना भी लुटेरा सब आया लूट पाट के चला गया, लेकिन मेन जो, ठीक है, ओरिजिन है, कृषि है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसी पे कंट्रोल कर लिया। सामाजिक व्यवस्था के साथ आप देखेंगे कि भारतीय समाज में मौजूद, अब उसको आप सुधार कार्यक्रम के रूप में देख सकते हैं। जैसे सती प्रथा ही था कि आखिर उसको अगर डिमोलिश कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है, तो इसके पीछे उस सबकी क्या मंशा थी। कुछ उससे भारत में सुधार भी हुआ, लेकिन इससे अंग्रेज़ों का, ठीक है, भारत के रूढ़िवादी लोगों का कहीं न कहीं विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। तो समाज को भी बहुत हद तक, ठीक है, इसमें चेंज यहाँ पे किया। उसका पीछे भी अगर देखा जाए तो आर्थिक कारण भी था। राजनीतिक चीज़ों को पूरा तरीके से, ठीक है, अपने अंडर कंट्रोल में लिया। और संस्कृति में खासकर धार्मिक जो सबका नीति आप कह लीजिए, या फिर एक धर्मांतरण की जो प्रक्रिया जो कह दीजिए कि शुरू में आएगा सब अंग्रेज सब तो बिल्कुल शांत बन के लगेगा कि उस सबके जैसा कोई नहीं है, पूरा डिसिप्लिन में रह के सब व्यापार करेगा। लेकिन जैसे ही भारत पे प्लासी और बक्सर के माध्यम से कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे वो सब, ठीक है, जेसुइट लोगों को, ईसाई संतों को सब बुलाना शुरू कर देगा। और तब जाके धीरे धीरे यहाँ पे कन्वर्जेंस यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है, मतलब धर्मांतरण की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो बहुत शानदार तरीके से, ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं अंग्रेजों का आगमन यहाँ पे कैसे होगा। तो देखिए सर्वप्रथम भारत में आने वाली जो कंपनी थी, ध्यान रखिएगा नाम, ठीक है, लिवेंट कंपनी। यही जो लिवेंट कंपनी थी, सर्वप्रथम इसी को अधिकार मिला था भारत में आने के लिए। 1593 में कंपनी आई थी, स्थल मार्ग से आई हुई थी। लेकिन चूंकि इस कंपनी की बहुत अधिक चर्चा नहीं मिलती है, कुछ एग्जाम में इसको जरूर यहाँ पे पूछा गया है, आगे भी पूछने की संभावना है। उसके बाद से देखिए 1599 में एक जॉर्ज मिल्डेनहॉफ नामक एक यात्री था, ये भी स्थल मार्ग से भारत आया हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि यहीं वापस, ठीक है, लौट के गया। जैसे कि हम लोगों ने डचों में देखा हुआ था कि एक यात्री भारत आया और जब लौट के गया तो डचों को काफ़ी मोटिवेट किया कि भाई हमें भी कंपनी बना के वहाँ व्यापार करने के लिए भेजना चाहिए। और डचों ने ऐसे ही किया। वैसे ही एक दुस्साहसी एक यात्री इसको बोला जाता है कि आया और वापस लौट के गया
काफ़ी कुछ इसने वहाँ के लोगों से शेयर किया अपनी बातों को, और वो लोग तो भली भांति ही परिचित था, क्योंकि पुर्तगाली भी जाके सब व्यापार करके पूरा भारतीय वस्तुओं को यूरोप के बाज़ार में फैला रहा है, डच भी सब यही कर रहा है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि इस सबको तो पता लगेगा ही लगेगा, आने का मोटिवेशन यहाँ पे मिल गया। अब यही है, देखिए कंपनी की स्थापना 1599 में, ध्यान रखिएगा 1599 में वहीं पे व्यापारियों के समूह जो मेयर की अध्यक्षता में, ठीक है, जैसे कि भारत में नगर पालिका वगैरह का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो वहाँ पे मेयर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, शहर में वहाँ पे सब मेयर रहता है, तो उसी मेयर की अध्यक्षता में एक यहाँ पे कंपनी का, ध्यान रखिएगा, गठन किया गया। और उस कंपनी का जो गठन किया, जो भारत में आई, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, यहाँ पे आप देख लीजिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द स्ट्रीट, ठीक है, यही नाम है पूरा का पूरा। और ये कंपनी की जब स्थापना हुई तो ऐसा माना गया कि इस कंपनी में, देखिए, ठीक है, काफ़ी बड़ा जो शेयर था, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी का था। जैसे देखिए कोई भी कंपनी बनती है, ठीक है, थोड़ा सा आप इसके देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, कोई भी सपोज करिए कि अगर ये कंपनी है, तो कंपनी चलाने के लिए तो, ठीक है, अगर कोई कंपनी है तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पूंजी लगा रहा था, छोटी छोटी कंपनियों का भी पूंजी आप कह सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है कि अपना शेयर जारी करती है, शेयर, ठीक है, एक शेयर का कोई न कोई मूल्य होता है। आज तो गवर्नमेंट में, ठीक है, आईपीओ के जरिए सब ये चीज़ होता है, लेकिन उस समय कॉन्सेप्ट यही था, कई सारे लोग ने, मतलब निजी लोगों ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे पैसा जमा किया, इकट्ठा किया। शेयर जो था, सबसे अधिक जो शेयर ऐसा माना गया कि महारानी के द्वारा ही यहाँ पे खरीदा गया, तो स्वाभाविक से भी बात है कि महारानी का भी इंटरेस्ट यहाँ पे होगा ही होगा। तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, पूरा नाम है टेलर प्रथम, थी उस समय, और महारानी का काफ़ी अच्छा खासा रोल यहाँ पे, ठीक है, जो इंग्लैंड में रहता ही रहता है। और उस समय आप देखेंगे तो भारत में यहाँ पे अकबर का शासन चल रहा था। तो 1599 में भारत में अकबर, और ब्रिटेन में वहाँ पे हो जाएगी महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। अब यहाँ पे थोड़ा भारत की सिचुएशन को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे अकबर अगर मौजूद है, तो अकबर का जो क्षेत्र था पूरा अगर देखेंगे तो काबुल, कंधार, अफगानिस्तान के क्षेत्रों से लेके बिल्कुल, ठीक है, एक खानदेश जो था, इन सारे क्षेत्रों में लगभग, इधर आसाम को अगर छोड़ देंगे तो एक बहुत बड़े एरिया पे अकबर का साम्राज्य यहाँ पे फैल चुका था। दक्कन प्रांत में समस्या थी, चूँकि दक्कन प्रांत यहाँ पे टूट चुका था, दक्कन प्रांत 5 भागों में टूटा हुआ था, अहमदनगर, ठीक है, गोलकुंडा हो जाएगा, बरार, बीदर, ठीक है, ऐसे 5 क्षेत्रों में पूरी तरीके से टूट चुका था। लेकिन ये लोग भी क्या कर पाया था कि पूरी तरीके से पुर्तगालियों के व्यापार पे कंट्रोल नहीं कर पाया था। अकबर भी खुद जब नहीं कर पाया तो ये फिर ये दक्कन प्रांत, जो छोटे छोटे प्रांत हैं, ये कैसे कंट्रोल कर पाते। समुद्रों में अगर देखा जाए तो उस समय एस्तादो द इंडिया बोला गया, पुर्तगालियों को बोला गया, जिसका बहुत बड़ा समुद्री यहाँ पे एम्पायर हुआ करता था, और यहीं लोग उस समय व्यापार कर रहा था। इस समय व्यापारिक एक अधिकार पुर्तगालियों का था। अब यही पुर्तगालियों को जब डच आएगा तो धीरे 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 उसको पराजित करेगा। लेकिन हमने, ठीक है, यह देखने का प्रयास किया कि डच और अंग्रेज़ों के आने में कोई बहुत अधिक तो अंतराल है नहीं, तो इसीलिए उस समय जो पूरा जो कंट्रोल था इन पुर्तगालियों का था, और पूरे के पूरे हिंद ओशियन में ब्लू वाटर पॉलिसी चल रहा था, जिसके अंतर्गत उसमें उसी को एंट्री दिया जाता था जो इस सबसे, ठीक है, चुंगी देता था। चुंगी नहीं देने पे उस सबके जहाज़ों को लूट मार लेता था। तो इतना आसान नहीं था यहाँ पे आके पुर्तगालियों के होते हुए अंग्रेज़ों को यहाँ पे आके स्टेबलाइज होना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है नेक्स्ट, ठीक है। अब निजी जो कंपनी आई उसको चलाने के लिए देखिए कितना लोग सज धज के सब वहीं से आ रहा है। निजी कंपनी चलाने के लिए इसमें एक संचालन मंडल का गठन किया गया, ठीक है। अब उसी संचालन मंडल को बोला गया निदेशक मंडल, जिसको आप पॉलिटी में पढ़ते भी होंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इनकी टोटल संख्या 24 बनाई गई, और इन 24 का जो चुनाव था, जो कंपनी को ये लोग रेगुलेट करता था, इसमें शेयर होल्डर मिलके करता था। तो जो भी शेयर होल्डर होता था, यही शेयर होल्डर लोग मिल के इन 24 सदस्यों का चुनाव करता था। अब पूरी तरीके से कंपनी बन के तैयार हो गई, पूरा एक जो इसका जो ढांचा है, एक सिस्टम है, पूरा बन के तैयार हो गया। और उसी समय कंपनी का जो प्रथम जो गवर्नर बना दिया गया थॉमस स्मिथ को, ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है थॉमस स्मिथ को। तो अब चूँकि सबको बाहर निकलना है, वहाँ इंग्लैंड के क्षेत्रों से बाहर निकलना है, और आपको बाहर निकलने के लिए
अगर कोई भी वहाँ की शासन व्यवस्था अगर होती तो परमिशन लेना ही लेना पड़ता था। जैसे कि पुर्तगालियों को वहाँ के शासक ने भेजा, डचों को वहाँ की संसद ने भेजा, तो ये लोग अब चला गया इंग्लैंड की संसद में, ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे इंग्लैंड की संसद में जो कि वहाँ की एक प्राइमरी, ठीक है, व्यक्ति के रूप में, प्रथम महिला के रूप में वहाँ पे एलिजाबेथ प्रथम है, ठीक है। और उसी ने क्या कर दिया, परमिशन दे दिया, पूरी तरीके से चार्टर दे दिया व्यापार करने का। और वो व्यापार कैसा था, तो समुद्री मार्ग का, ठीक है, व्यापार था कि समुद्री मार्ग होते तुम लोग जाके व्यापार करो, लेकिन शांतिपूर्ण व्यापार करना है, जाके हो हल्ला नहीं करना है। जैसे कि डचों को दिया गया था वहाँ की संसद के द्वारा कि तुम्हें किसी भी कीमत पे जाकर व्यापार करना है, लूट मार के, संधि करके। ऐसा अंग्रेज़ों के साथ नहीं था। अंग्रेज लोग बड़ी शांत तरीके से भारत में आया। तो देखिए, शांतिपूर्ण व्यापार करने के लिए यहाँ पे चार्टर मिल गया। चार्टर का मतलब होता है अधिकार। अब ये अधिकार दिया गया कि तुम लोग जाओ भाई, 15 से, ठीक है, लगभग 15 वर्षों तक कोई भी कंपनी ब्रिटेन से नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्ही लोग जा रहे हो। और पूरब से व्यापार करने का तुम लोगों को व्यापारिक अधिकार दिया जा रहा है, ठीक है, एकाधिकार दिया जा रहा है कि तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जाएगा। आगे चल के राजा जेम्स जब प्रथम आएगा, चूंकि हुआ क्या है कि 15 वर्षों के लिए तो महारानी ने अधिकार दिया, लेकिन 1603 में देखिए महारानी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। और 1603 में जब महारानी की मृत्यु हो जाएगी तो वहाँ का जो शासक होता है, अब इस शासक का रोल वहाँ पे बढ़ जाएगा, राजा जेम्स प्रथम करके आएगा। और 1609 में क्या करेगा कि एक अधिकार अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देगा कि कोई दिक्कत नहीं है, 1609 तक तुम लोग आराम से व्यापार करो। ध्यान रखिएगा, 1609 में यह, ठीक है, क्या करेगा, एक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देगा। तो 1600 में तो दिया गया, ध्यान रखिएगा, और 1609 में इसने अनिश्चित काल के लिए व्यापार को बढ़ा दिया कि तुम लोग जब तक मन करे वहाँ व्यापार कर सकते हो। लेकिन आगे चल के, ठीक है, कई सारा चार्टर लाया जाएगा, जैसे 1773 हो गया, ठीक है, 1784 हो गया, उसी तरीके से 1793 हो जाएगा, 1813 हो जाएगा। ऐसे चार्टर जब आते जाएंगे तो एक चार्टर जो आएगा वहाँ के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संसद से, और बोला गया कि नहीं, अनिश्चित काल के प्रावधान को ख़त्म किया जा रहा है, अर्थात कंपनी अनिश्चित काल तक व्यापार वहाँ पे नहीं कर सकती थी। तो अभी यही प्रक्रिया यहाँ पे चल रही थी, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है। उद्देश्य क्या था, तो शुरू में तो सबका उद्देश्य यही था कि व्यापार करना, और दिखता भी हमें, क्योंकि आया है सब 1608 में। और व्यापारिक गतिविधि अगर देखा जाए तो लगभग, ठीक है, 1757 के पहले अंग्रेज सब किसी न किसी यहाँ पे व्यापारी के रूप में ही होता है। तो हालांकि इस चीज़ को लेकर काफ़ी भी विवाद है, लेकिन असली जो निष्कर्ष है इसी में आता है कि शुरू में उस सबका मनसा यही था, व्यापार करना। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर कहीं भी आप, ठीक है, अपने आप को ध्यान में रख के दे दिए, अगर आप किसी कंपनी में अगर जा रहे हैं, एम्प्लॉय बन के जा रहे हैं, निजी एम्प्लॉय बन के जा रहे हैं वहाँ पे, अगर उस कंपनी का सिचुएशन कुछ ऐसा हो जो आपको, ठीक है, उसका नेतृत्व करता अपने हाथ में लेने के लिए प्रेरित करे, तो कोई, मेरे ख्याल से उस मौका को कोई चूकना नहीं चाहेगा। यही हुआ अंग्रेजों के साथ कि आया सब भारत में व्यापार करने, भूभाग पे कब कंट्रोल करने की दृष्टिकोण से नहीं आया, लेकिन भारत की जो बदलती परिस्थितियाँ थी, मुगल पूरी तरीके से कमज़ोर होने लगे, मुगलों के अयोग्य शासक, मैंने उस समय भारत महज एक भौगोलिक अवस्थिति बन के रह गया। और आपस में कई सारा मराठों का जब विघटन हुआ, मुगलों का जब विघटन हुआ, तो कई सारे छोटे छोटे, जैसे कि अवध हो गया, बंगाल हो गया, निजाम हो गया, मैसूर हो गया, ठीक है, और सबसे बड़ा जो क्षेत्र में आया कर्नाटक हो गया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, एक बहुत बड़े एरिया में ये लोग आपस में लड़ते कटते मरते रह गए। और इसमें मज़ा अंग्रेज़ों ने मार लिया। अर्थात बदलती जो परिस्थितियाँ यही है कि भारत में उस सबको आया सब व्यापार करने के लिए, लेकिन अब लगा कि नहीं, ये व्यापार के अलावा भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप भी करना चाहिए, अर्थात कंपनी के उद्देश्यों में परिवर्तन होने लगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरब में आगमन। अब वहाँ से कंपनी बन के तैयार हो गया 1600 में, और 1601 में देखिए वो सब आएगा 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 आएगा। और उस सबका शुरुआत जो इंटरेस्ट है पूरा ही एरिया में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पुर्तगाली सब, ठीक है, हर जगह अपना बेस कैंप लगा के रखा हुआ है ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत। तो वो सब आएगा और कहाँ चला जाएगा, इधर इंडोनेशिया में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि भारत आने के लिए एग्जैक्ट आपको ये भी समझना है कि समुद्री मार्ग है, इतना आसान नहीं था कि कोई भी आए
और आके भारत में आ जाए, ठीक है। रास्ता भी एक, ठीक है, चीज़ होती है। तो यहाँ पे आया सब और कहाँ चला गया, सीधे इंडोनेशिया में चला गया। इंडोनेशिया में यही इलाके में यहाँ पे गया, और पहले सबको पता है कि इस इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में, ठीक है, क्या बोलते हैं कि डच भी सब आया हुआ था पुर्तगालियों से, ठीक है। वो सबका मारकाट भी हो रहा था, ठीक है। तो ये सब भी आया, और इंडोनेशियाई क्षेत्र में यहाँ पे काली मिर्च और मसाला बहुत ही बड़े मात्रा में यहाँ से सब ले गया, व्यापार कर रहा था। अब इंडोनेशियाई जो क्षेत्र है, देखिए जावा, सुमात्रा, मलाक्का, यही सब इलाका है, ठीक है। मैप में देखेंगे तो सब का सब आपको इलाका देखने के लिए मिल जाएगा। तो पूरा विषुवतीय, ठीक है, रेखीय क्षेत्र है, सब ध्यान रखिएगा। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, वर्षा भी बहुत अधिक होती है। कुछ, ठीक है, पहाड़ी पठार वाला भी भाग है जहाँ पे मसाला हो गया, काली मिर्च हो गया, ठीक है, माने काली मिर्च मसाला जो भी अलग अलग टाइप का यहाँ पे हो गया, सब यहाँ पे होता था। तो लगभग अंग्रेज सब यहाँ पे आया, लगभग 12 वर्षों तक देखिए वो सब इसी इंडोनेशिया वाले क्षेत्रों में, धीरे धीरे सब आएगा भारत में, लेकिन लगभग 12 वर्षों तक इसी इंडोनेशिया वाले क्षेत्रों में शुरुआत में अंग्रेज सब ध्यान दिया, और यहाँ से 20% का लाभ लिया सब। सोचिए 12 वर्षों तक 20% का लाभ लिया, मैंने अर्थात अपने जो भी शेयर होल्डर था वहाँ पे, जो लोगों ने कंपनी का शेयर खरीदा था, उन लोगों को 20% तक उसका लाभ ये लोग कंटिन्यू रूप से देता रहा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए भारत में आगमन का कारण क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सब आपको पता है कि डच भी आ गया, और डचों का इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे मसूलीपट्टनम में हो गया। मसूलीपट्टनम में डच सब 1605 में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि सब ये सब अपना फैक्ट्री भी लगाएगा, और आसपास के क्षेत्रों से कपड़ा, समझ रहे हैं ना, दक्कन का क्षेत्र है ये वाला, कपड़ा भी पूरी तरीके से ले जाएगा। पुर्तगालियों के साथ यही हाल था, पुर्तगाली सब सूरत में ऑलरेडी सब यहाँ पे, ठीक है, बैठा हुआ था सब। अच्छा खासा जो भारत में था, अंग्रेजों का आने के कारण था कि कपड़ा, ठीक है, वस्त्र व्यापार को लेके, क्योंकि भारत की जो भौगोलिक अवस्था ऐसी है कि आज भी देखिए गुजरात के क्षेत्रों में, भारत का इतना बड़ा दक्कन का एरिया है, कपास का प्रोडक्शन काफ़ी बड़े मात्रा में होता है। और आज तो देखिए गुजरात नंबर 1 स्टेट भी है, ठीक है, वस्त्र उत्पादन के लिए, टेक्सटाइल के लिए। तो कितना उस सबको देखिए अट्रैक्ट कर रहा है। भारत की ज्योग्राफी देखिए ऐसी है, अंग्रेज को भी लग रहा है कि अगर भारत में जाएं तो हमारा मुनाफा यहाँ पे काफ़ी अधिक हो जाएगा। तो अब यही कारण है, देखिए डच लोग तो वस्त्र व्यापार को, भारत को एक अलग लेवल पे लेके गया, लेकिन हम अंग्रेज़ों के भी, ठीक है, मुंह में लार टपक रहा है कि भाई हम लोग भी यहाँ पे आए। और उस सब का वो दिन यहाँ पे आ ही गया कि अब हो ना हो हमें भारत में चल के अपने व्यापारिक केंद्रों का विकास करना है। अब व्यापारिक केंद्रों का विकास करना है तो इतना आसान तो था नहीं, क्योंकि भारत में उस समय अगर देखा जाए तो मुग़लों का शासन था। मुग़ल में एक एक शासक हुआ, अकबर का पुत्र जहांगीर का पुत्र शाहजहाँ का पुत्र, ठीक है, औरंगजेब का, ठीक है। अब जो उत्तराधिकारी होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम आएगा, फर्रुखशहर आ जाएगा, बहादुर शाह प्रथम से, ठीक है, मामला उधर गड़बड़ होने लगता है। लेकिन अब ये जो विकास हो रहा है सब मुग़लों के योग्य शासकों के समक्ष यहाँ पे हो रहा है। अब ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे हो रहा है, उत्तर में कैसे किया सब, और दक्षिण में लोग कैसे किया। और बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि जब कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में, ठीक है, ये तीनों ही प्रेसिडेंसियों का किस तरीके से डेवलप हुआ, और वहीं से ये लोग रेगुलेट करने का प्रयास करेगा आगे चल के। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तर भारत में उस समय का सिचुएशन क्या था। तो देखिए उस समय उत्तर भारत में मुग़ल यहाँ पे मौजूद थे पूरे के पूरे एरिया में, और उस समय शासक आ चुका था जहांगीर। 1605 से 25 तक होता है, लास्ट में बेचारा बीमार पड़ जाता है, ठीक है, पाकिस्तान के एरिया पे लाहौर की तरफ चल जाता है। उसके बाद नूरजहाँ का प्रभुत्व यहाँ पे बढ़ जाता है। तो 1605 से 25, थोड़ा सा आपको मुग़लों के इतिहास को पता अगर रहेगा तो मज़ा आ जाएगा, फिर नहीं भी पता रहेगा तो मैं पूरा यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। तो 1605 से 25 में यहाँ पे आया यह सभी आया यहाँ पे, ठीक है। दूत आप कह सकते हैं कि जो राजा जेम्स प्रथम का जो दूत साहब हॉकिंस थॉमस रो, सबसे पहले यहाँ पे आया कैप्टन हॉकिंस 1608 में। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न का कुछ नेचर इस टाइप का होता है कि जब कैप्टन हॉकिंस जब 1608 में आया तो जेम्स प्रथम, ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रथम का यह दूत बन के आया हुआ था। जो शासक था, इंग्लैंड का शासक था, उसकी पत्नी ऑलरेडी यहाँ पे मर चुकी थी। तो अब तो वही हो गया, शासक इंपॉर्टेंट हो गया। अब वहाँ से, ठीक है, जो लेटर लेके जो चला हुआ था, चूँकि उस समय कम्युनिकेशन इतना ज़बरदस्त नहीं था, वो लेटर जो, ठीक है,
जो लिखा गया था अकबर के नाम पे लिखा गया था कि उस समय मुग़ल बादशाह अकबर यहाँ पे शासन कर रहा है। आ गया सब सूरत के बंदरगाह में, ध्यान रखिएगा, सूरत के बंदरगाह में यहाँ पे आ गया कौन? कैप्टन हॉकिंस जहाज़ों का जखीरा लेके 1608 में सूरत के बंदरगाह में आ गया। हेक्टर नामक जहाज़ से आ गया। तो अब यही था कि अंग्रेज़ों का जो व्यापार था बड़ी ही शालीनता से उस सबको करना था, मार धाड़ नहीं करना था। अब आया तो वहाँ पे पहले से जो सब मौजूद था पुर्तगाली, वो सब तो देख गया कि मार्केट में हमारा एक और कॉम्पिटिटर आ गया है, क्योंकि पुर्तगालियों के साथ सेम यही हुआ था। जब पहली बार वास्को डिगामा जब आया कालीकट के क्षेत्रों पे, तो किस तरीके से अरबियों लोगों ने यहाँ पे क्या किया? विरोध किया। यहाँ पे भी अब गले ठीक है दबे जुबान से पुर्तगालियों के द्वारा विरोध किया जाने लगा कि मार्केट में हमारा कंप्यूटर आ गया है। कैप्टन हॉकिंस से ठीक है चला गया आगरा। उस समय जहांगीर देखिए मुग़ल शासक अकबर जहांगीर ये सब आगरा में ही रहता है। ठीक है, शाहजहाँ के बाद से मामला आके दिल्ली में फिट होता है जब लाल किला वगैरह यहाँ पे बन जाएगा। तो आगरा यहाँ पे चला गया, आगरा गया, जहांगीर से संवाद किया। देखिए उस समय मुग़लों के दरबार में आपको पता होना चाहिए ठीक है, जो ठीक है पापोस हो गया, सजदा हो गया, मैंने जाकर पैरों को चूमना, ठीक है, पगड़ियों में मुग़ल बादशाह के नाम का ठीक है छोटा छोटा चित्र बना रहता था। एक गया कैप्टन हॉकिंस, इतना ही मृदु स्वभाव का था, मैंने समझ रहे हैं, दूत बन के जा रहा है। और शासक दूत ऐसे ही लोगों को भेजेगा जो मल्टी टैलेंटेड हो, मल्टी लैंग्वेज हो, कम्युनिकेशन स्किल मतलब जो स्किल होना चाहिए उसके एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए। ठीक है, और ये सारी खूबी उस कैप्टन हॉकिंस में यहाँ पे मौजूद थी। गया, तुर्की, फारसी, अंग्रेजी सब इसको आता ही आता था। गया और झुक के ठीक है मेलॉड की जो रिस्पेक्ट दिया, जहांगीर एकदम पूरा गदगद हो गया। खुश होके क्या किया इसने कि 400 का मनसब इसको दे दिया। अब मनसबदार देखिए यहाँ पे होता था उस समय, मनसब में यहाँ पे दो चीज़ होता था, इसको डिफाइन करता था, एक जात और दूसरा यहाँ पे सवार, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको मनसब दे दिया रहने के लिए दे दिया। अब मना नहीं कर पाया। 3 वर्षों तक, ध्यान रखिएगा, 3 वर्षों तक उसी के दरबार में रहा। कैप्टन हॉकिंस का भी था कि हम आए हैं परमिशन लेने के लिए तो परमिशन लेके जाएंगे। 3 वर्षों तक उसी जहांगीर के दरबार में रहेगा। मनसब इसको मिल जाएगा, एज ए ट्रांसलेटर के रूप में कार्य करने लगेगा वहाँ पे। और उसी से पर खुश होके जहांगीर उसको उपाधि देगा इंग्लिश वगैरह इसको ठीक है ज़बरदस्त था इसका, इंग्लिश का इसको दिया। खुश होकर बोला कि यहीं पे रह जाओ। और एक आर्मेनिया महिला से, एक जो क्रिश्चियनिटी थी ठीक है ईसाई महिला से वहाँ पे विवाह कर दिया, क्योंकि पुर्तगाली तो पहले से रहते थे। अब पुर्तगाली लोग, आपको मैंने पहले बताया हुआ था कि पुर्तगालियों की धार्मिक नीति ने कैसे उनके पीछे उस सबकी जो आर्थिक जो हित जो छुपा हुआ था सब मैंने बता दिया है। इसलिए बोलता हूँ लेक्चर को देखिए डिस्कनेक्ट मत कीजिए, मेरा लेक्चर बिल्कुल माला की तरह होता है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। पहले से पुर्तगाली लोग मौजूद है। अब वहाँ पे जो पुर्तगाली जो सब जेसुइट था, जब संत वगैरह था, सब लगा सब जहांगीर का कान भरने, भाई सब अच्छा आदमी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सूरत में उसको परमिशन किसी भी कीमत में मत दीजिए, क्योंकि पहले से रह रहा था सब ईसाई, सब वहाँ पे पुर्तगाली ईसाई सब रह रहा था। तो अब जहांगीर उनकी बातों में आ गया। बेचारा 3 वर्षों तक रहा कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, इसको कोई फल नहीं मिला, बस इसको 400 का मनसब मिला। गया था व्यापार का परमिशन लेने के लिए। पुर्तगाली संतों के षड्यंत्र के द्वारा ठीक है वहाँ पे ही सबको व्यापार की अनुमति नहीं मिली। और तो और जहांगीर ने सूरत से इन अंग्रेज़ों को ठीक है बाहर जाने का हुक्म दे दिया, फरमान दे दिया कि कोई हमारे एरिया पे कोई भी अंग्रेज़ यहाँ पे नहीं रह गया। कुल मिला के कैप्टन हॉकिंस का सारा मेहनत अगर एक शब्दों में कहे तो बेचारा का ठीक है बर्बाद हो गया। 3 वर्षों तक रहा देखिए। ठीक है, लेकिन देखिए पुर्तगाली लोग कितना षड्यंत्र किया। अब सोचिए कैप्टन हॉकिंस के अंदर कितना गुस्सा आया होगा पुर्तगालियों के ठीक है वजह से, और यही हुआ भी हुआ। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 अंग्रेजी जहाज़ को सूरत में रहने के लिए परमिशन मिला। ठीक है, और सूरत व्यापारियों द्वारा मिला कि बहुत परमिशन किया कि भाई 2 अंग्रेजी जहाज़ को तो रहने दिया जाए, क्योंकि यहाँ के व्यापारी लोग हमेशा चाहते थे कि मार्केट में कंप्यूटर रहेगा तभी तो डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा ठीक है तो वस्तु का मूल्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब यही था, बाकी जो जहाज़ों का सब जखेड़ा लेके सब घूमते रहा, क्योंकि इधर तो था ही सबका इंडोनेशिया वाले क्षेत्रों में, वहाँ से भी सब व्यापार करके मन ही मन सब ठीक है पुर्तगालियों को सबको चोट रहा था कि भाई बदला तो लेके रहेंगे, तुम लोगों की वजह से हम लोग परमिशन नहीं मिला है।
अब आ गया सब कहाँ पे, ठीक है, देखिए इधर मसूलीपट्टनम में 1611 में, यहीं पे मसूलीपट्टनम में ये सब क्या करेगा, पहली बार यहाँ पे, मन तो नहीं था सबका क्योंकि यहाँ पे डच सब मौज एकदम एक तरीके से मौजूद था, अस्थाई सब बस्ती बसाएगा। और यहीं जो स्थानीय जो बुनकर थे, जैसे डच लोग करता था सब स्थानीय बुनकरों से वस्त्र लेकर व्यापार करता था, ये सब भी उसी तरीके से यहाँ पे व्यापार करने लगा। कुल मिलाकर आप सिचुएशन को समझ रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या था कि उस समय देखिए जो डच कंपनी थी, डच कंपनी का आकार अगर देखा जाए अंग्रेजी कंपनी से तो बहुत ही बड़ी थी उस समय। कंप्यूटर ठीक है अंग्रेजी लोग कर नहीं पाता था, लेकिन यही था कि सब मेहनत करना नहीं छोड़ा और ये सबका नज़र जो लगा हुआ था बार बार यहीं सूरत बंदरगाह पे लगा हुआ था। पश्चिम का क्षेत्र था, पश्चिम के देशों से इधर व्यापार करने में, इधर जो भी इजिप्ट हो गया, फारस की खाड़ी हो गया, वहाँ पे आसान रहेगा और माल ढुलाई में भी पूरी तरीके से आसानी रहेगा। लगा था सब इसी के पीछे। अब यहाँ पे देखिए उस सबको मौका मिल गया 1611-12 में। 1611-12 तक आते 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 जो हॉकिंस था, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, स्थितियाँ कुछ इस कदर करवट लेती है कि वहाँ पे जो जहाज होगा कैप्टन मिडल्टन और बेस्ट, उस समय देखेंगे तो पुर्तगालियों की धीरे धीरे सिचुएशन ठीक है बहुत अच्छी नहीं रहती है, कुछ यूरोप में परिवर्तन होता है, ठीक है, स्पेन वगैरह के मामले में देखेंगे कि स्पेन पुर्तगाल वहाँ पे ठीक है सिचुएशन कुछ इस कदर वहाँ पे करवट लेता है कि पुर्तगालियों की शक्ति धीरे धीरे कम पड़ने लगती है। उसी का फ़ायदा यहाँ पे अंग्रेज़ों को मिला, क्योंकि जहाज़ से तो आता था सब उधर से ही, इंग्लिश चैनल होते अगर आ रहा है सब तो ठीक है पुर्तगाल होते ही आएगा, सब पता लग जाता था कि पुर्तगाल में क्या चल रहा है, स्पेन में क्या चल रहा है। उसी का फ़ायदा ये सब उठाया कैप्टन मिडल्टन और बेस्ट ने। ये वही दो जहाज़ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे ये लोग सूरत पे मौजूद था। सब इंतज़ार कर रहा था, इतना लंबे समय तक इंतज़ार किया, अब वो समय ठीक है बिल्कुल इस सब के सिचुएशन में आ गया, पाले में आ गया और पुर्तगालियों को यहीं पे सब बदला ले लिया, ठीक है, सावल्ली का युद्ध में। ध्यान रखिएगा सावल्ली के सूरत के आसपास, ठीक है, जो अरेबियन जो सी है वहीं पे हुआ है ये युद्ध और पुर्तगाली सब यहाँ पे पराजित हो गया। जैसे ही पराजित की सूचना ठीक है अंग्रेज़ों को मिली, जहांगीर को मिली, जहांगीर तो खुश हो गया, लगा कि ठीक है भाई ये सब इसी लायक का था, उसको क्या जाता है। जहांगीर ने परमिशन दे दिया कि आराम से अब तुम लोग क्या कर सकते हो, तो सूरत में अपना ठीक है व्यापारिक केंद्र स्थापित कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा अब यहीं पे क्या किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा सूरत में, तो 1613 ईस्वी में एकदम ध्यान रखिएगा पहला अस्थाई फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित किया गया था थॉमस एल्डवर्थ के नेतृत्व में। अब यही है अंग्रेज़ों को तो ये आदत था कि थोड़ा से तो सब मानेगा नहीं, ठीक है, शुरू में थोड़ा मांगेगा सब, उसके बाद में और मांगेगा और मांगेगा। तो पहला जब हॉकिंस आया यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं, लेकिन जैसे पुर्तगालियों को पराजित किया 1613 में सबको मिल गया। अब दूसरा दूत बन के आएगा, ध्यान से देखते चलिए आप लोग, टॉमस रो, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है, टॉमस रो आएगा 1615 में। ये भी राजा जेम्स प्रथम का ठीक है दूत बन के आएगा तो बाकायदा है, ठीक है, जहांगीर के पास भी अपना भेजेगा, मैसेंजर भेजेगा कि मिलना चाहते हैं। लेकिन चूँकि उस समय जहांगीर आते रहता था ख्वाजाउद्दीन ठीक है मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में, यहाँ पे जो अजमेर है वहीं पे जाके ठीक है टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात किया। ठीक ये भी निकला कैप्टन हॉकिंस की तरह, काफ़ी तेज़ तरार था, कम्युनिकेशन स्किल ज़बरदस्त होता था। यहीं से प्रभावित होकर जहांगीर ने इसको इन्वाइट किया कि आओ मिलते हैं हवेली में, ठीक है, दरबार पे मिलते हैं। गया टॉमस रो को, तो इसको भी ठीक है जगह चाहिए था व्यापार के लिए। गया मुगल दरबार में रहा काफ़ी लंबे समय तक वहाँ, ठीक है, बिल्कुल कैप्टन हॉकिंस की तरह बिताया। पुर्तगाली लोग अब वहाँ पर ठीक है पराजित हो चुका था, तो भाई अब उस सबका उतना ठीक है कानाफूसी का षड्यंत्र का उस सबको मौका ही नहीं मिला। और टॉमस रो ने बहुत अच्छा काम किया कि मुगल साम्राज्य में इसने व्यापार की अनुमति मिलेली कि भाई अब हमको व्यापारिक अनुमति दीजिए। जहांगीर खुश हो गया कि कोई दिक्कत नहीं भाई, लो अहमदाबाद देखिए, बिल्कुल इधर अहमदाबाद, भड़ौज, ठीक है, यहाँ पे एक जगह मैंने लिख दिया है बड़ौद, आगरा। मैंने सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़े एरिया में इधर अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा इधर एरिया में मुगलों को व्यापार करने की अनुमति मिल गई कि भाई अहमदाबाद के क्षेत्रों में व्यापार करो, भड़ौज के क्षेत्रों में व्यापार करो, बड़ौदा, आगरा तक तुम व्यापार कर सकते हो, यहाँ से वस्तु को ले जाओ बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए अंग्रेज सब किस तरीके से धीरे 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 धीरे, ठीक है, फैल रहा है। यहाँ पे मिल गया। अब देखिए दो जगह इस सबका व्यापारिक केंद्र हो गया, एक तो अस्थायी बस्ती मसूलीपट्टनम में थी और दूसरा यहाँ पे हो गया सूरत में। यहीं से सबका मस्त, ठीक है, बिंदास तरीके से उस सबका व्यापार यहाँ पे चल रहा है। अब नेक्स्ट जो चेंज आया यहाँ पे कि यहीं पे देखिएगा मसूलीपट्टनम के, ठीक है, मसूलीपट्टनम का जो एरिया है इसी के नीचे यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1632 में गोलकुंडा का जो शासक था, उस समय मैंने बताया था कि दक्कन का क्षेत्र बहुत हद तक टूट चुका था, इतनी बड़ी कोई उन पर शक्ति नहीं थी। गोलकुंडा का शासक था, उतनी, ठीक है, स्थिति उसकी भी अच्छी नहीं थी। इसने क्या किया कि गोलकुंडा को, ठीक है, गोलकुंडा के बंदरगाहों में आसपास का जो क्षेत्र है, गोलकुंडा वर्तमान में, ठीक है, उस समय हैदराबाद का ही आप क्षेत्र कह सकते हैं, तो आसपास के क्षेत्रों में इसने क्या कर दिया कि भाई तुम लोग व्यापार कर सकते हो, यहाँ के बंदरगाहों का प्रयोग कर सकते हो, बदले में तुम क्या करो भाई, हमको 500 पैगोड़ा दो। पैगोड़ा ध्यान रखिएगा 1632 में दे दिया। पैगोड़ा क्या होता था, गोल्ड कॉइन, सिक्का होता था। और ये सिक्का देखिए डचों के द्वारा, ठीक है, जो ढारा, मतलब एक तरीके से आपको याद होगा गैलडरिया किला में सब डच सब अपना बनाया हुआ था सब बस्ती, और वहीं पे सोने का, ठीक है, सिक्का जारी कर रहा था, डाल रहा था सब। तो देखिए डच और अंग्रेज यहाँ पे आमने सामने हो गया, समस्या तो यहाँ पे होगी ही होगी। अगला मौका मिल गया वहीं पे, चूंकि अब वहाँ पे रह रहा है तो वहाँ का, ठीक है, सिचुएशन को समझ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, और भी शासकों से रिक्वेस्ट किया जाए। अब मद्रास का जो शासक था, ध्यान रखिएगा उस समय, ठीक है, चंद्रगिरी का राजा हुआ करता था, जो पूरा मद्रास भी इसके कंट्रोल में आता था। 12,000 में दूसरा वो भी दे दिया, वो भी निकला बुड़बक, ठीक है, उसको तो फायदा चाहिए था, दे दिया। मद्रास को 1639 में देखिए कैसे, ठीक है, फैल रहा है। मसूलीपट्टनम, गोलकुंडा, मद्रास आ गया, और मद्रास से मिलते अंग्रेजों ने मौका नहीं छोड़ा, यहाँ पे एक किला बना लिया, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, पहली बार अंग्रेजों के द्वारा मद्रास में ही बनाया गया, और ये दक्षिण व्यापारिक केंद्र हो गया। अर्थात अब यहाँ से जो भी हो रहा है सबका, ठीक है, व्यापार पूरा का पूरा मद्रास से हो रहा है। मद्रास दक्षिण व्यापार का केंद्र बन गया। इस तरीके से देख लेंगे कि अब यही जो मद्रास है, जो वर्तमान में जो चेन्नई जो है, ठीक है, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, यहीं आपको आगे चल के मद्रास प्रेसिडेंटी बनेगा। अभी तो देखिए इधर बम्बई नहीं आया, कलकत्ता नहीं आया। अब थोड़ा देखिए आप लोग कि कैसे आएगा ये बम्बई और कलकत्ता। अब देखिए शाहजहां की बारी आ रही है, क्योंकि शाहजहां का पता है कि लगभग 1627 से शाहजहां का शासन कार्य यहाँ पे चलने लगता है। 1627 से लगभग 58 तक चलता है, ध्यान रखिएगा 58-59 तक शाहजहां का टाइम पीरियड चलता है। इस समय क्या हुआ, तो शाहजहां आपको पता है कि पुर्तगालियों से बड़ा ही, ठीक है, नाराज रहता था। इसके कुछ जहाज़ों को पुर्तगालियों के द्वारा कोलकाता में लूट लिया गया था, बे ऑफ बंगाल के क्षेत्रों में लूट गया था। ऐसे ही ये फायर था, पुर्तगालियों को भगाया भी, हुगली से निकाल दिया था ये। तो ध्यान रखिएगा पुर्तगालियों द्वारा लूटपाट करने की वजह से, ठीक है, शाहजहां ने पुर्तगालियों के व्यापार को सीमित कर दिया। अब अंग्रेज लोग चला गया सब, जैसे, ठीक है, सूरत के बंदरगाह के लिए आगरा सब गया, वैसे ही कलकत्ता के बंदरगाह पे, ठीक है, अपना व्यापारिक बस्ती बनाने के लिए परमिशन मांगने के लिए चला गया। कहाँ पे, दिल्ली में चला गया। शाहजहां उस समय दिल्ली में रहता था, अंग्रेजों द्वारा गया सब। शाहजहां की उस समय का जो पुत्री थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, जहांआरा, काफ़ी, ठीक है, विवादित, इतिहासकार इसको कई तरीके से बताते हैं, खैर हमको उस, ठीक है, पचड़े में नहीं पड़ना है। उसकी पुत्री थी, ठीक है, जहांआरा, बीमार थी। अंग्रेज सब गया, पूरी तरीके से मॉडर्नाइज होके, विज्ञान तकनीक का विकास हो चुका था। ये नहीं कि भारत में, ठीक है, हाकिमों के चक्कर में पड़ा रहे, यहाँ पे जो भी वैद्य वगैरह सब होता था। अंग्रेज गया, उसकी पुत्री का सफल इलाज किया, शाहजहां खुश हो गया और व्यापार करने की अनुमति मिल गई। यही तो चाहिए था। देखिए अंग्रेजों का नसीब भी कितना साथ दे रहा है। 1651 में बंगाल में इस प्रथम फैक्ट्री लगा लिया। अब यही है 1651 में, देखिए बंगाल में, ध्यान रखिएगा, हुगली में, जो बिल्कुल ही, ठीक है, वर्तमान में जो कलकत्ता का जो क्षेत्र है, ठीक है, गंगा नदी की एक जो शाखा है, वहीं पे सब क्या किया कि हुगली के किनारे सब 1651 में व्यापारिक बस्ती सब बसा लिया। और उस समय जब व्यापारिक बस्ती सब बसाया तो बंगाल का सूबेदार हुआ करता था, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, शाह सूजा। ध्यान रखिएगा कौन हुआ करता था, शाह सूजा। शाह सूजा और कोई नहीं था बल्कि ये शाहजहां का पुत्र था। एक शाहजहां के कुछ पुत्र होंगे, देखेंगे अभी हम लोग, जैसे कि दारा शिकोह का नाम सुना होगा, औरंगजेब का नाम सुना होगा,
एक शाह सुजा भी है, कुछ और भी है, लेकिन 3 का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस समय सूबेदार था, इसने क्या किया कि 3000 हमको भाई वार्षिकी दे दीजिए निशान के रूप में, और व्यापारिक विशेष अधिकार पाइए, कोई आपसे, ठीक है, कोई अदर शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, अभी ये आगे चल के हम लोग को रिलेट करेंगे। तो हुगली यहाँ पे मिल गया ब्रिजमैन के नेतृत्व में, यहीं पे उस सबका कलकत्ता में पहला फैक्ट्री सब बसाया गया, शांतिपूर्ण सब व्यापार किया, आगे चल के खुश होके, ठीक है, वो सबको कासिम बाजार में मिल गया। ये वही कासिम बाजार है जहाँ पहले से डच सब बैसा हुआ है। पटना में मिल गया, ये वही पटना है जहाँ पे डचों के द्वारा सोरा, ठीक है, जो बारूदों का जो, ठीक है, कारखाना था, यहाँ पे अंग्रेजों को भी मिल गया। देखिए हर जगह डच और जब अंग्रेज सब है टकराते जा रहा है। मिल गया, अधिकार मिल गया व्यापार करने का। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया कि जो दक्षिण का जो क्षेत्र था मद्रास, ठीक है, ऐसे करके सब लोग लाता था, ठीक है, यहाँ से सबको परमिशन नहीं था कि हुगली से सब ले जाए कर ले। दक्षिण का व्यापारिक केंद्र बन गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और भी कोरोमंडल तट में कुछ क्षेत्र थे जो छोटे मोटे, ठीक है, वहाँ से अभी पूरा का पूरा जो मद्रास का जो क्षेत्र था व्यापारिक केंद्र बन गया, इसीलिए इसको बोला दक्षिण का व्यापार केंद्र। तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। देखिए कितना क्लाइमेक्स है यहाँ पे। 1661 में और घटना घट रहा है यहाँ पे कि जो ब्रिटेन का जो राजकुमार है, ठीक है, पुर्तगाली राजकुमारी से यहाँ पे विवाह हो जाता है। अब आपको पता है कि पुर्तगाल का जो कंपनी था, पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उस कंपनी पे शासक का कंट्रोल होता था। तो पहले ब्याह होता था, देखिए भारत में भी यही ट्रेंड था, होता है ना, आज भी लोग डॉरी के रूप में, दहेज के रूप में, यहाँ प्लॉट है, वहाँ प्लॉट है, ठीक है, यहाँ फ्लैट है, यहाँ अपार्टमेंट है, ठीक है, लोग क्या करता है, लोग गिफ्ट कर देता है कि लो भाई खुश रहो, जी लो अपनी ज़िंदगी। यही किया गया, ठीक है। पुर्तगाली जो शासक था उस समय, उसने अपनी बेटी का, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स प्रथम से जब किया, तो उसको दहेज के रूप में, देखिए कितनी ये अयोग्यता है, कितना मुश्किल से सबको, ठीक है, बम्बई मिला हुआ था पुर्तगालियों को, गोवा हुआ सब, देखिए कैसे लड़ के सब जीता हुआ था। बम्बई कितना बड़ा क्षेत्र शासक ने पल भर में दे दिया, पुर्तगाली शासक ने अपने दामाद को, ठीक है, चार्ल्स प्रथम को दे दिया। अब चार्ल्स प्रथम करे तो कहा भाई वो तो रह रहा है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में रह रहा है। अब उसको लगा कि हमारे यहाँ की कंपनी गई है ईस्ट इंडिया कंपनी, हम लोग तो शेयर उसमें है ले अच्छा खासा, ऐसा करते हैं कि अब उस ईस्ट इंडिया कंपनी को हम दे देते हैं। तो 1668 में इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को महज, देखिए कितनी छोटी राशि थी उस समय, 10 पाउंड वार्षिकी के दर पे दे दिया कि लो भाई बम्बई चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहा हाँ भाई क्यों नहीं चाहिए, ठीक है, मिल गया उस सबको महज 10 पाउंड की वार्षिकी में। अब सोचिए बम्बई और सूरत, इतना देखिए अंग्रेजों का किस्मत साथ दे रहा है, बम्बई और सूरत। और यहीं पे गेराल्ड अगियार के द्वारा, जो बम्बई का गवर्नर होता है, ठीक है, आगे चल के बनेगा, ठीक है, बम्बई शहर की स्थापना करेगा। अब शहर की जब स्थापना जब करेगा अंग्रेज सब, देखिए उस समय बिल्कुल, ठीक है, जो द्वीप है, टापू का इलाका है बम्बई, हुगली, वहाँ पे लोग साफ सफाई करवाएगा, ठीक है, रोडों की मरम्मत करवाएगा, ठीक है, घर बनवाएगा, सब देखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से वहाँ पे, ठीक है, वेल फर्निश्ड आप कह सकते हैं, पूरा का पूरा एक नगर शहर बसाने का प्रयास करेगा। और इसीलिए इसका नाम प्रमुख है गेराल्ड अगियार, ध्यान रखिएगा, गेराल्ड अगियार, ठीक है, बम्बई का स्थापना किया, बम्बई का पहला गवर्नर यहीं पे बनता है। अब 1687 तक आते आते, डेट आपको सबको याद नहीं करना है, सिर्फ मैं आप लोगों को एक घटना चक्र के क्रम में बताते चल रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल लगे कि आप मूवी देख रहे हैं। कि 1687 तक आते आते ये सब क्या किया कि सूरत से मुंबई को व्यापारिक केंद्र बना लिया। देखिए अब कितना भी है तो मुंबई बाहर है, वहाँ पे आसानी से वस्तुओं को ले जाइए, फिर आपको कोई झंझट नहीं रहेगा। सूरत है तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा अंदर है। और सूरत से मुंबई को व्यापारिक केंद्र बनाया गया और मुंबई पे ही क्या किया जाने लगा, तो तांबा और चांदी का सिक्का ढाला गया। जैसे कि डचों ने किया, गिल्डरिया किला में सब लोग पैगोडा ढाल रहा था, सोना का सिक्का ढाल रहा था टकसाल में। इन लोग क्या कर रहा है, अपना फैक्ट्री मैंने टकसाल समझ लिए, वहाँ पे लोग तांबे और चांदी का सिक्का ढालने लगा। ध्यान रखिएगा, सब आगे चल के लिंक होगा, कोरिलेट होगा। अभी तांबा और चांदी का सिक्का सब ढालने लगा, एकदम व्यापार मस्त चल रहा है सबका, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब क्या होगा, तो यहाँ पे बम्बई है, ठीक है, यहाँ पे सूरत है, यही आगे चल के डेवलप होगा, ठीक है,
जो कि बम्बई प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखिएगा, बम्बई, आज तो मुंबई बोला जाता है, बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब बम्बई प्रेसिडेंसी जब वहाँ पे बन जाएगा तो अंग्रेज सब बाकायदा वहाँ पे, ठीक है, अपना फैमिली बसाना शुरू करेगा, व्यापारिक केंद्र स्थापित करना शुरू करेगा। कुल मिला के जो भी एक एक्टिविटियाँ जो होनी चाहिए एक सोसाइटी के लिए, सब यहाँ पे करने लगेगा। और उसके लिए लोग न्यायालय, सेना सब रखना शुरू कर देगा और भारतीयों के किनारे किनारे, ठीक है, बसाना यहाँ पे शुरू कर देगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे 1639 तक ये जो इलाका है, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, ये पूरी तरीके से आगे चल के यहीं मद्रास प्रेसिडेंसी बन जाता है, मद्रास प्रेसिडेंसी। अब 2 प्रेसिडेंसी हमने पूरी तरीके से अब देख लिया। अब आइए तीसरा में थोड़ा सा पेंच है, ठीक है, इसको समझ जाएंगे तो तीसरा भी समझ जाएंगे, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब औरंगजेब आ गया, क्योंकि 1658 तक मामला बनता है शाहजहाँ का। 1658 में कुछ ऐसा र्यूमर आता है, लगता है कि ठीक है और शाहजहाँ मर गया, बीमारी से बेचारा ग्रसित था, बड़ी समस्या थी। उसकी बेटी थी जो जहांरा थी, ठीक है, वहीं उसकी सेवा करती थी। और औरंगजेब उस समय क्या हुआ करता था, तो दक्कन का सूबेदार हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, 3 पुत्र थे, शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। एक तो दारा सिकोह था, राजमहल में ही रहता था, जो कि और शाहजहाँ के सबसे प्रिय पुत्रों में से एक था। औरंगजेब था, जो कि इसको दक्षिण में रखा गया था। शाह सुजा को, ठीक है, इधर बंगाल के क्षेत्रों की तरफ रखा गया था। और एक पुत्र इसका और था, मुरीद करके जो नाम था, वो गुजरात के क्षेत्रों में, ठीक है, बांटा हुआ था। हुआ क्या कि देखिए, जब शाहजहाँ जब बीमार पड़ गया तो पूरी तरीके से र्यूमर उड़ गया कि भाई वो मर गया। पूरा दामोदर दारा सिकोह के कंधों में आ गया। और यहीं से मुस्लिमों में, आप कह सकते हैं कि मुगलों में एक नई परंपरा की शुरुआत होती है, गला काट प्रतियोगिता। अर्थात औरंगजेब को चाहिए था गद्दी, और सिर्फ औरंगजेब को नहीं चाहिए था, शाह सुजा को भी चाहिए था। गुजरात के क्षेत्रों में जो मुरीद रह रहा था उसको भी चाहिए था गद्दी। जैसे पता चलेगा ये लोग निकल चलेगा अपने अपने यहाँ से सब सेना लेके अटैक करने के लिए, ठीक है। तो शाहजहाँ का जो पुत्र है औरंगजेब और दूसरा मुरीद, ये लोग एक साथ जाएगा आगे चल के। और बेचारा ये जो है शाह सुजा, ये अकेले अटैक करेगा और मुगल सेना से हार के वापस बंगाल आ जाएगा। फिर ये घूमने फिरने जाएगा इधर सिंध के क्षेत्रों की तरफ, इधर इसको मार दिया जाएगा। शाह सुजा का मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बच गया कौन, औरंगजेब और मुरीद। ये दोनों लोग मिल के क्या करेगा, तो दारा सिकोह को तो औरंगजेब मार भी देगा, अपने बड़े भाई की हत्या कर देगा। देखिए तलवार के नोक पे क्या करेगा, शासन करेगा। इतना आसान नहीं होता, तलवार के नोक पे गद्दी स्थापित करेगा। दारा सिकोह को मार दिया, उसके बाद से, ठीक है, शाहजहाँ को भी इसने जेल पे मरवा दिया, अपने बाप को ही मरवा दिया। यही चलता था उस समय। और यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अब यहाँ पे जो बंगाल का जो सूबेदार है, अब शाह सुजा की जगह इसने अपना सूबेदार बनाया, शाइस्ता खां को बनाया। अब यहीं से आपको समझना है। अब जैसे आया तो शाइस्ता खां ने बताया कि 3000 रुपया में, ठीक है, जो आपका भैया था शाह सुजा, भेज दिया है ठीक है, अंग्रेजों को दे दिया है कि व्यापार करने का छूट दे दिया है यहाँ पे। अब औरंगजेब एकदम गुस्सा गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब ने आते ही जजिया लगा दिया, आपको पता है। तो लगा कि नहीं, जजिया अगर गैर मुस्लिम पे लग रहा है तो ईसाई भी तो गैर मुस्लिम है, यानी अंग्रेज भी तो गैर मुस्लिम है। जजिया अंग्रेजों पे लगा दिया और बोला कि अब चुंगी तो लेंगे ही लेंगे। अब इससे अंग्रेज लोग भड़क गया कि भाई ये तो निशान के खिलाफ है, 3000 रुपया पर वार्षिक हम लोग दे रहे हैं, अब फिर भी चुंगी और जजिया लग रहा है। अब यही था औरंगजेब। औरंगजेब ने माना नहीं, बोलेगा ज़्यादा नौटंकी करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और हुआ भी उसने, ठीक है, हुगली को छीन लिया, मसूलीपट्टनम को छीन लिया। चूँकि मसूलीपट्टनम में उस समय तक मामला ऐसे बनता है कि मसूलीपट्टनम का जो इलाका है, बीदर और गोलकुंडा को मिला के औरंगजेब अपने मुगल साम्राज्य मिला लेता है। गोलकुंडा का ही क्षेत्र था मसूलीपट्टनम, इसको भी क्या किया, छीन लिया पूरी तरीके से। अंग्रेज न घर के न घाट के, देखिए। अब यही है, मैं बार बार बोलता हूँ, किसी को अधिकार दे के अगर आप छीन लेते हैं तो समझिए कि आप उसने, ठीक है, उसके लिए आप कितना भी कुछ क्यों ना किए हैं, सारा चीज़ भूल जाएगा। उसको बस एक ही चीज़ रहेगा कि भाई इसने छीन कैसे लिया। अंग्रेज़ों के साथ भी यही हुआ, ठीक है। उस समय विलियम हेजेज, ध्यान रखिएगा, विलियम हेजेज जो आगे चल के बंगाल का प्रथम गवर्नर बनेगा, और औरंगजेब आ गए अपना टीम लेके। अब अंग्रेज सब का यहाँ पे जो, ठीक है, मेंटल डिस्टर्बेंस एकदम गड़बड़ा गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन आ गया सब, ताव में आ गया सब। ये नहीं समझ रहा कि किसके खिलाफ जा रहे हैं औरंगजेब,
जो उस समय भारत का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा शासक हुआ करता था, उसके खिलाफ औरंगजेब भी आ गया यहाँ पे। हुआ क्या, विलियम हैजेज ने मुगलों के बालासोर किले पर हमला करवा दिया। यही तो समस्या का कारण बना। किले पे हमला करवाते ही यहाँ पे औरंगजेब भड़क गया, ठीक है, और दोनों में यहाँ पे हुगली में ही ध्यान रखिएगा युद्ध हुआ। अब अंग्रेजों का तो पराजित होना तय था। इतनी बड़ी मुगलों की विशाल सेना, उतना बड़े आधुनिक नहीं थी लेकिन इतनी बड़ी सेना थी कि बेचारा सब पराजित हो गया। अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के मारा जाना लगा, सब भाग गया। ज्वार द्वीप में जाकर शरण लिया। एक फुल्टा द्वीप है, ज्वार द्वीप है, ज्वारग्रस्त द्वीप, ज्वार वगैरह सब आते रहता है, वहां पे जाकर सब शरण लिया। सोचिए, ये है औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, जो कि बिना उसकी इजाज़त के बिना पत्ता भी नहीं हिल रहा है। और देखिए, हिलाने की तो कोशिश किया सब, लेकिन क्या कर रहा है औरंगजेब। बाद में सबको माफ़ी मांगना पड़ा, लेकिन परमिशन नहीं दिया औरंगजेब। इसी तरीके से लोग, ठीक है, अपना व्यापार तो चल रहा था लेकिन चोरी छुप के, ठीक है, पूरी तरीके से उसने स्वतंत्रता कभी नहीं दिया। अंग्रेजों ने माफ़ी मांगी, कुछ नहीं किया। फिर आगे आके 1690 तक आते आते देखिए यहाँ पे अंग्रेजों को तो लग रहा है कि बंगाल, देखिए, शुरू से बहुत समृद्ध रहा है। मुगलों का सबसे संपन्न क्षेत्र बंगाल ही हुआ करता था। ये लोग भी समझ रहा था कि बंगाल भाई को हम लोग छोड़ नहीं सकते, यहाँ पे सब चीज़ मिलता है वहाँ पे, ठीक है, खाद्यान्न वस्तु हो जाएगा, पटसन पटुआ हो गया जो उस समय बहुत ही ज़रूरत था अंग्रेजों को, वस्त्र हो गया, क्या नहीं मिलता था बंगाल में। 1690 में एक समझौता हुआ मुगलों और, ठीक है, कंपनी के बीच। उस समय ध्यान रखिएगा, मुगल में औरंगजेब ही यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब तो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। सबसे मुगलों का, ठीक है, सबसे लंबे समय का अगर कोई शासन, मैंने शासन करने वाला रहा मुगलों में तो था औरंगजेब। 1607 में जाके इसकी मृत्यु हुई, सॉरी 1707 में जाके इसकी मृत्यु होगी, तब जाके जाएगा, ठीक है। तो 1690 में आया, उस समय औरंगजेब था। बोला अच्छा फिर आ गए तुम लोग। उस समय उसका भी गुस्सा उससे ठंडा हो चुका था। कंपनी का उस समय प्रतिनिधित्व कर रहा था जॉब चारनाकी, एक एजेंट के रूप में, काफ़ी फेमस नाम है। बहुत रिक्वेस्ट किया तो औरंगजेब मान गया, बोला कि ठीक है, ठीक, 1.5 लाख रुपया जुर्माना दो और तुमको व्यापारिक कलकत्ता में, बंगाल में व्यापार करने का तुम लोगों को परमिशन दिया जा रहा है। और वहीं पे अंग्रेज सब क्या करेगा, सूत नाती में, ठीक है, एक फैक्ट्री अपना खोलेगा। देखिए, अंग्रेज सब, लग रहा था कि बंगाल में पैर जमाना आसान था ही नहीं बंगाल में अंग्रेजों के लिए। देखिए कितना पापड़ बेलना पड़ रहा है। आगे चल के बंगाल का 3 गांव, उस समय सूबेदार होगा बंगाल का सूबेदार अजीम उस शान। तो सूबेदार आप समझिए, दीवान सूबेदार। अंग्रेज लोग क्या किया था, सॉरी, मुगल लोग क्या किया था कि पूरे अपने मुगल क्षेत्रों को कई भागों में बांट दिया था और उस भागों में सूबेदार दीवान नियुक्त करता था और वहीं पे मनसबदार भी नियुक्त करता था। तो सूबेदार, ठीक है, हेड होता था, फौजदारी कानून से संबंधित सारा चीज़ मामला, ठीक है, सूबेदार के पास ही जाता था। तो अजीम उस्सान उस समय का क्या हुआ, सूबेदार हुआ। और इसने क्या किया, तो कालिकाता, उस समय कलकत्ता को कालिकाता बोला जाता था, सुतनाटी को और गोविंदपुर को, तीनों को ही ससुराई एकदम पूरा समझिए कि एकदम, ठीक है, अयोग्य ही निकला। अंग्रेजों की मंशा को समझ नहीं पाया, दे दिया। महज 1200 रुपया में बोल दिया कि भाई अंग्रेजों को कि तुम लोग यहाँ पे व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंग्रेज यहीं है, पता नहीं है कि भाई ये औरंगजेब का इलाका है और अंग्रेजों ने, अर्थात जॉब चारनाक था, इसने कलकत्ता की स्थापना की है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों मिला के व्यापार करो। यहाँ पे सब किला बनाने लगा, फोर्ट विलियम किला बनाने लगा। सुनिए, यही समस्या का क्या था, कारण था। अब ठीक वैसे ही है जैसे अगर आप अगर वर्तमान में कहीं भी रह रहे हैं, भाड़ा में लेकर रह रहे हैं, कोई फ्लैट हो गया, कोई घर हो गया, भाड़ा में लेकर रहेंगे, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप तोड़ फोड़ करने लगिएगा कि किचन नहीं ऐसे है, ये पेंट करवा ले। ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। एग्रीमेंट, रूम एग्रीमेंट बाकायदा उसमें बना होता है कि आपको बस रहने के लिए दिया जा रहा है। ये सबको भी वैसे ही दिएगा व्यापार करने के लिए, या ये सब लगा करने की किला बनवाने लगा फोर्ट विलियम का उस समय, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये लोग बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र कर लिया। मद्रास जो अभी तक दक्षिण का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, जो उत्तर तक के क्षेत्रों को, ठीक है, व्यापारिक गतिविधियां वहाँ से लिंक था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन स्वतंत्र कर लिया। और कलकत्ता को ये लोग प्राइमरी रूप में, ठीक है, स्थापित करना चाह रहा था। और यहीं पे देखेंगे चार्ल्स सायर, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स सायर बंगाल का गवर्नर बनेगा। सुनते ही औरंगजेब भड़क जाएगा, बोलेगा ये तो ये वही है, ठीक है, थोड़ा सा दो,
किसी को, तो वही और मांग रहा है और आ रहा है, उन्हें पहुँचते पहुँचते चाह रहा है कि भाई तुम्हारी हम बराबरी कर ले। औरंगजेब बर्दाश्त करने वाला नहीं था, बोला गिरफ्तार करो, सबको खदेड़ो। कितने लोग गिरफ्तार करके फिर से यहाँ पे औरंगजेब ने भगा दिया। देखिए कितना ठीक है मामला कॉम्प्लिकेटेड है अंग्रेजों के साथ। लेकिन 1707 में देखिए अंग्रेज की अब जो भी है उसकी धार्मिक नीति वगैरह वो यहाँ हमारा मसला नहीं है, बस आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए औरंगजेब और कंपनी को। औरंगजेब की मृत्यु हो गई, अब बेचारा बन गया उसका सूबेदार शाइस्ता खां। इसको अंग्रेज सब परेशान कर लिया, जान रहा था अंग्रेज सब कि भाई इसका तो भाई ठीक है मर गया मालिक, मुगल शासक ही मर गया, और उसकी जगह कौन आ गया, एक अयोग्य शासक जिसको बोला गया बहादुर शाह प्रथम। ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम यह आ गया। कंपनी ने इससे पूरा का पूरा ठीक है छूट विशेषाधिकार प्राप्त करना शुरू कर दिया। झगड़ झगड़ के, कम्युनिकेशन तो सबका ज़बरदस्त था ही। शाइस्ता खान ने स्टेटमेंट दिया कि ये जो अंग्रेज लोग हैं बिल्कुल झगड़ालू लोगों की कंपनी है, बेईमान लोगों की कंपनी है, मैंने हर जगह इनको एक्सक्यूज चाहिए। अब यहाँ से अंग्रेज़ों का ठीक है पलटी मारना शुरू कर दिया। मैंने अंग्रेज़ों की किस्मत देखी है यहाँ पे, ठीक है। बंगाल मद्रास में इतना आसान नहीं था, सॉरी बंगाल में और क्या बोलते हैं कि सूरत में तो सब उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। मद्रास और सूरत में, बम्बई में तो आसानी से कंट्रोल कर लिया, बंगाल पे इतना कंट्रोल करना उस सबके लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन यहाँ पे हो ही गया। तब तक कुछ और घटनाएं घटती हैं यहाँ पे, देख पा रहे हैं 1600 में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जो यही कंपनी आई हुई थी भारत पे। 1688 में एक और कंपनी आई थी जिसको न्यू कंपनी बोला गया, और 1698 में एक और कंपनी भेजा गया, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इसी समय क्या किया गया कि 1708 में इन तीनों को विलय कर दिया गया। अब सोचिए 3 कंपनी यहाँ पे विलय हो रही है, तो कंपनी की क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कंपनी के पास जो शेयर होगा वो भी यहाँ पे बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और इसी को यहाँ पे कंपनियों को फ़ायदा मिला कि अब इतनी बड़ी कंपनी हो रही है तो व्यापार करने के लिए उनको बड़ा जगह भी चाहिए था। और इन्हीं तीनों कंपनियों को मिला के ये सब क्या किया, तो द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ कंपनी बनाया। अब यही था जो रियल कंपनी जो हम लोग बोलते हैं, यही वो कंपनी है। और 1833 के चार्टर में इसी कंपनी का नाम रख के बोल दिया कि यही है ईस्ट इंडिया कंपनी। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फर्रुखशहर के समय फर्रुखशहर आ गया 1713 से 19 के बीच, ठीक है। ये भी बहुत ही अयोग्य शासक निकला बेचारा। 1717 में अब इतनी बड़ी कंपनी हो गई, तो इस कंपनी का ठीक है प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ लोग हैं यहाँ पे, जैसे जॉन सरमन है, डॉक्टर हैमिल्टन है, ख्वाजा सेहुर्द है। इन 3 लोगों का नाम याद रखिएगा। यही 3 लोग जाएगा फर्रुखशहर के दरबार में पहुँचेगा, ठीक है, और उससे व्यापार करने के लिए रियायत मांगेगा। पता चलता है कि भाई फर्रुखशहर बीमार था उस समय, मरने का हालत था इसका, इसको फोड़ा हो गया था बेचारे को। अब सोचिए फोड़ा हो गया था, कितनी समस्या थी। इसमें डॉक्टर हैमिल्टन था, इसका जाके सर्जरी वगैरह किया। देख रहे हैं अंग्रेजों की किस्मत कितना साथ दे रही है कि शाहजहाँ की बेटी जो थी बेचारी वो बीमार पड़ गई, उसको ठीक कर दिया। तो शाहजहाँ ने खुश होके हुगली में ठीक है व्यापारिक केंद्र लगाने का परमिशन दे दिया। फर्रुखशहर अब क्या करेगा, ये तो उससे कई कदम आगे निकल गया, क्योंकि डॉक्टर हैमिल्टन ने सर्जरी किया, मरने से इसको बचा लिया। सोचिए इतना ये खुश हो गया कि शाही फरमान दे दिया, ये सबको बोला कि 3000 में पूरा बंगाल में तुम लोग व्यापार करो, 10,000 में यहाँ पे प्रति ईयर है सूरत में करो। देखिए और तो और बम्बई में बोला कि तुम लोग जो सिक्का ढाल रहे हो ना, जो चांदी और तांबा का सिक्का, पूरे के पूरे मुगल राज्य में चलाने की यहाँ पे उसने आज्ञा दे दी। सोचिए कितना अयोग्यता भरा कदम था फर्रुखशहर के द्वारा कि महज 3000 में बंगाल को, 10,000 में सूरत को बोला कि आयात निर्यात कुछ भी करो यहाँ पे विदाउट शुल्क, कोई हमको दिक्कत नहीं है। यही किया था शाह शुजा ने, और औरंगजेब आते समझ गया और उस पर जजिया कर वगैरह लगा दिया। सोचिए अब ये बेचारा देखिए कितना अयोग्य निकला, ठीक है। अब इसको अयोग्यता कहें या फिर वो मरने से बच गया, उसकी आप ठीक है इनमें कह सकते हैं कि उपकार कह लीजिए या फिर अपना उसका एहसान कर लीजिए। कैसे देखिए अपना आभार प्रस्तुत कर रहा है। बम्बई में सिक्का, बताइए इतना बड़ा चीज़ कोई कैसे कर सकता है कि भाई
हमारे यहाँ जो तुम सिक्का ढाल रहे हो भाई, उसको अपने क्षेत्र में चलाने के लिए परमिशन दे दिया। ये तो ठीक वैसे ही हो गया। कभी मान लीजिए कि कोई भी देश है, कोई भी देश की अगर कोई मुद्रा है अपना चला रही है, और दूसरा व्यक्ति को बोल रहा है कि तुम भी ढालो, अपना मुद्रा बनाओ और हमारे यहाँ चलाओ। मैंने भारत सरकार के संदर्भ में समझिए, 1000, 2000, 100 तो नहीं है, 2000 का नोट छाप रही है, और कोई कंपनी को बोल दे भारत सरकार कि तुम भी छापो भाई पैसा, और वो पैसा भारत में पूरे जगह चलेगा, तो समझिए इससे क्या होगा, चेक एंड बैलेंस पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मार्केट जो संतुलन है पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। कैसे आप डिमांड एंड सप्लाई को फिर पूरा कर ही नहीं सकते भाई। वो तो कंपनी पैसा छापे जाएगी, छापे जाएगी, आपके सारी वस्तुओं को खरीद के बाहर बेच देगी। इससे क्या होगा, असंतुलन पैदा हो जाएगा। ये इसी को बोला गया, और महोदय हैं एक इतिहासकार है, इनको बोला गया मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। समझ रहे, जब किसी को ऐसा अधिकार दिया जाए कि भाई वो अधिकार उसको पूरी तरीके से बदल दे, उसके फेवर में हो जाए, पक्ष में हो जाए, उसको आगे जाने का मौका मिले, वो होता है मैग्ना कार्टा। समझ रहे हैं, एकदम मैग्नेट की तरह। समझ रहे हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी को इतना बड़ा अयोग्य शासक कोई कैसे हो सकता है, जनता को नहीं समझ पा रहा कि क्या होगा अपने क्षेत्र में। और उस समय था, यही था बंगाल का सूबेदार मुर्शिद को लिखा, ध्यान रखिएगा, मुर्शिद को लिखा। ठीक है, आगे चल के इस फर्रुखसैयद को सैयद बंधुओं के द्वारा हटा दिया जाएगा, और इससे भी बेकार शासक मोहम्मद शाह रंगीला को लाया जाएगा, और यहाँ पे शासन करेगा मुर्शिद को लिखा। ये देखेगा कि भाई मुग़ल शासक तो नाम मात्र का मुग़ल शासक है, और मुग़लों को धीरे धीरे ये जो अपना कर था वो कर देना बंद करेगा। और धीरे धीरे देखेंगे तो अलीवर्दी खां तक आते आते बिल्कुल बंगाल, ठीक है, बंगाल नहीं रह जाएगा, सूबेदार नहीं हो जाएगा, बल्कि वहाँ पे नवाब होने लगेगा, स्वतंत्र नवाब शासक करने लगेगा। अब अंग्रेज़ों की जो हिमाकत है और बढ़ती जाएगी, और पूरे बंगाल को धीरे धीरे वो सब कंट्रोल करना शुरू कर देगा। तो कुल मिला के देखिए अब कहानी यही है। अब यहाँ से हमने क्या सीख लिया, तो कुल मिला के सीखा कि 3 जगहों को अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी को पूरी तरीके से लोग कंट्रोल कर लेगा, और यहीं से पूरे भारत में, ठीक है, रेगुलेट करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे लास्ट में होता है देखिए पुर्तगाली और, ठीक है, डच संघर्ष। ध्यान रखिएगा, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली पुर्तगाली नहीं होगा, अंग्रेज और डच संघर्ष, क्योंकि पुर्तगाली तो पहले ही यहाँ पे डैमेज हो चुका है। लास्ट में अंग्रेज और डच संघर्ष होगा, जो हर जगह लोग टकरा रहा है। इसमें बेदरा का युद्ध हुआ था, पिछला क्लास में मैंने जब डचों को पढ़ाया हुआ था तो आपको बाकायदा इसमें, ठीक है, समझाया हुआ था कि भाई बेदरा के युद्ध में यहाँ पे क्या हुआ था। तो देखिए डच अंग्रेजी संघर्ष था, इसमें यमुना घाटी मध्य भाग का जो पूरा जो क्षेत्र था, जहाँ पे नील का उत्पादन सबसे अधिक होता था, बंगाल, गुजरात, कोरोमंडल के क्षेत्र, यहाँ पे वस्त्र बहुत मात्रा में, ठीक है, होता था, कपास होता था, और अफीम चावल गंगा घाटी के क्षेत्रों में होता था। यहाँ पे पूरा का पूरा जो कंट्रोल है अंग्रेजों का होता चला गया। 1717 में तो हद हो गया, जब यहाँ पे मुगल फरमान जब जारी कर दिया गया फर्रुखसैयद के द्वारा, मैग्ना कार्टा दे दिया गया, महज 3000 और 10,000 में सूरत और, ठीक है, मैंने बंगाल और सूरत को दे दिया गया। तो अंग्रेजों का यहाँ पे क्या हो रहा है, राजकीय कहीं न कहीं प्रश्रय मिल रहा है मुगलों से, जो कि डचों को नहीं मिल रहा है, डचों को खदेड़ा जा रहा है। और यही तो कारण है देखिए कि सूरत, बॉम्बे में ये लोग लगा इस सब के कम्युनिकेशन को भंग करने का प्रयास किया सब पुर्तगाली सब, और तो और उस सबको डिस्टर्ब करने के लिए, अंग्रेजों को और अधिक थोड़ा सा परेशान करने के लिए डचों ने क्या किया कि अंग्रेजों के जहाज पर कब्जा कर लिया। पीछे थोड़ा पटाखा छूट रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखिए। डचों द्वारा अंग्रेजों की जहाज पर कब्जा कर लिया गया बे ऑफ बंगाल में, वहीं जो चिनसूरा वगैरह का क्षेत्र है वहीं पे सबको मौका मिल गया। प्लासी का युद्ध उस समय तक हो गया रहता है 1757 में, और उसमें एक गद्दार व्यक्ति होता है मीर जाफर, जो इसी को अंग्रेज लोग क्या करता है कि बंगाल का, ठीक है, नवाब बनाएगा, और यहीं पे होगा बेदरा का युद्ध। इसमें क्या किया जाएगा कि मीर जाफर को, ठीक है, बोला जाएगा कि यहीं डचों से मिला है, चिनसूरा वगैरह में जो लोग रह रहा है डचों से मिला हुआ है। तो मीर जाफर भी अंग्रेजों की मांग को पूरा नहीं कर पाता, इसीलिए अंग्रेज लोग हर हाल में चाहता है कि मीर जाफर को हटा दिया जाए, मौका मिल जाएगा। डचों से मिलने के आरोप में लोग क्या करेगा कि मीर जाफर को हटा देगा, और यहीं पे डचों को 1759 में बेदरा के युद्ध में पराजित कर देगा। अर्थात बंगाल के क्षेत्रों से जो कासिम बाजार था, क्या बोलते हैं कि चिनसूरा था, वहाँ से भी डचों को अंग्रेजों के द्वारा पूर्णतः यहाँ पे खदेड़ दिया जाएगा। तो देखिए अब डच लोग यहाँ पे आ गया, पूर्वी एशिया तक ये सब, ठीक है, अपना सब रहेगा, और वहीं से अपना, ठीक है, दक्षिण जो पूर्वी एशिया है, इंडोनेशिया के क्षेत्रों की तरफ डच सब आके यहाँ पे सिमट जाएगा।
तो यही है आपका। अब यह सफलता का कारण। सफलता का कारण देखिए, एशियाई व्यापार के स्वरूप की उस सबकी समझ थी, बहुत ही इतना अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है, कि पुर्तगाली उतना समझ नहीं पाया। पुर्तगाली सब लूट मार करते सब रह गया, ब्लू वाटर पॉलिसी, काटेज आर्मिता पद्धति सब लाते रह गया। लेकिन देखिए अंग्रेज लोग शुरू में कितना शालीनता शांत स्वभाव से आया, जैसे जैसे उस सब के ठीक है अकॉर्डिंग सिचुएशन होता गया, अपना सब कंट्रोल भी अधिक बढ़ाते चला गया, व्यापार विस्तार किया, राजनीतिक शक्ति का सब विस्तार किया। यही सब क्यों हो रहा है? दूरदर्शिता, एशियाई व्यापार के स्वरूप की सबको समझ थी कि कैसे हो रहा है। नौसैनिक श्रेष्ठता को तो पूछना ही नहीं था, चूँकि इंग्लैंड की भौगोलिक अवस्थिति, ब्रिटेन की भौगोलिक अवस्थिति, वहाँ आर्मी की, ठीक है, जो स्थल खंड वाला जो आर्मी है वैसा तो ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा नौसैनिक ही में वो सब लोग क्या करता है आज भी, ठीक है, बहुत सक्षम माना जाता है नौसैनिक श्रेष्ठता, क्योंकि वो सबका पूरा कोस्टल इलाका है। कोस्टल इलाका में जो रहेगा सब, ठीक है, नेवी ही सैनिक रहेगा। इंग्लैंड की उपभोक्तावादी संस्कृति, अर्थात मांग और आपूर्ति को लेके जो भी सब लेके गया, कोई भी चीज़ देखिए आप कितना भी बेहतर क्यों ना कर ले, अगर उस समाज का लोग एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर आपका कोई भी जो रिसर्च है, कोई भी खोज है, वो सक्सेसफुल आपको हो ही नहीं सकता। सपोज करिए कभी आपको आपने कोई बड़ी अच्छी, ठीक है, गाड़ी बनाने की तकनीक खोज ली, अब गाड़ी आप बना रहे हैं, समाज उसका यूज ही नहीं कर रहा है, सोचिए फिर वो कंपनी तो चल नहीं पाएगी, डूब जाएगी। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं था, जो भी यहाँ से मसाला, कपड़ा, जितना भी चीज़ गया, ठीक है, सबका वहाँ पे उपयोग हुआ। उपभोक्तावादी संस्कृति बहुत अधिक वहाँ पे डेवलप हो चुकी थी। इसके पीछे था साइंस, विज्ञान को बढ़ावा दिया गया, तकनीक को बढ़ावा दिया गया, मांग और अधिक होने लगी, उसकी आपूर्ति भी भारत से की जाने लगी। और उसी समय आप देखेंगे तो औद्योगिकरण हो गया वहाँ पे, 18वीं 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण, ठीक है, वहाँ पे कह सकते हैं कि कल कारखाना, रेलवे, सबका विकास होने लगा। भारत से कच्चा माल, कपास हो गया, राइस हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वस्तु भारत से, ठीक है, जाने लगे और तैयार माल अब ब्रिटेन से वहाँ पे आने लगा भारत पे। मामला उल्टा हो गया, तो स्वाभाविक है कि भारत की स्थिति यहाँ पे खराब हो, यहाँ पे आगे चल के होगी। अनुकूल राजनीतिक स्थिति थी कि बाकी जो कंपनी आई हुई थी सब में कहीं न कहीं वहाँ पे शासक का कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। देखिए अनुकूल राजनीतिक सिचुएशन था, पूंजी निवेश में कोई सब कोताही नहीं बरता। यही कारण है कि शुरू में डचों से भी छोटी कंपनी थी अंग्रेजों की, लेकिन अब देखिए इतना बड़ा, ठीक है, कंपनी को अपना पूरी तरीके से सब अंग्रेज सब एक्सपेंड कर दिया। तो ये सब क्यों हो रहा है आप चीज़ों को समझिए, सोचिए, बार बार बोलता हूँ, ठीक है, रीड, फील एंड थिंक, तब जाके आप चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। रटने की आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अपना फीडबैक आप लोग नीचे, ठीक है, देते रहिए कि लेक्चर की अवधि अगर थोड़ा बढ़ जा रही है तो कोई आप लोग दिक्कत तो नहीं है, समझ में तो सारी चीज़ें आप लोग आ रही है पूरे की पूरी, ठीक है, आ रही हो तो इसके, ठीक है, इस लेक्चर को और लोगों तक पहुँचाई, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।